हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2019 का है ये पेपर। वैसे मैंने प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स कराए हुए हैं। सभी पेपर्स मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है सभी पेपरों की। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें मैंने 2012, 13, 15, 16, 18, 19 सभी पेपर्स मैंने कराए हैं। जितने भी मेरे पास प्रेजेंट थे पेपर्स, वो सभी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं और आपको वो सभी पेपर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो जिन्होंने भी मतलब कि जिनको भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो वो प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे आपको सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे विद ऑफिशियली आंसर की के साथ उसके आंसर्स हैं। आज मैं 2019 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ तहजी 2 हरफी अल्फाज, 6 हरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़े नज़र अपनाया गया? क्या कह रहे हैं कि पहली जमात की क्लास यानी कि पहले क्लास की एक बुक है जिसमें सबसे पहले हुरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, फिर 2 हरफी अल्फाज यानी कि 2 हरफों से बने हुए अल्फाज हैं, फिर 6 हरफी अल्फाज हैं यानी कि 3 हरफों से बने हुए अल्फाज हैं, और फिर कहानी और नज़में हैं। तो इस तरह से वो बुक पूरी लिखी गई है। तो इसमें कौन सा अंदाज़े नज़र अपनाया गया है? क्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि हुरूफ तहजी से स्टार्ट है तो हमेशा नीचे से ऊपर का होगा। अगर इसका उल्टा दे दिया जाए, जो कि आ चुका है सीटेट में, अगर कह दें कि नज़मों और कहानियों से स्टार्ट है और लास्ट में हुरूफ तहजी दें, तब आपका आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। लेकिन इस क्वेश्चन में हुरूफ तहजी पहले है, फिर कहीं जाके नज़में और कहानियाँ आ रही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन 1, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से आया है, ठीक है, जिसमें कह रहे हैं कि पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाती है? तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया मतलब जिन बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो 100 को वॉस पढ़ते हैं। इस तरह से कुछ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर लिखने में, एक फ़िल्म भी इस पर बनी हुई है, आपने देखी होगी, तारे ज़मीं पर, उसमें उसको यही प्रॉब्लम थी, डिसलेक्सिया था। पढ़ने में दुश्वारी जिसको होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और अगर डिसग्राफिया है, ग्राफिया से समझिए मतलब कि इसमें लिखने से प्रॉब्लम होगी। और डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें मैथ से रिलेटेड जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो आपका डिसकैलकुलिया में आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में था पढ़ने में दुश्वारी, तो आंसर हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 108 है कि ज़बान की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लिखने की शुरुआत करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि। कभी कभी सीटेड में जो जुमले बनते हैं वो ज़रूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट सही बने, बहुत सी मिस्टेक होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बस इतना कह रहे हैं कि लिखने की शुरुआत करने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, मौजू के बारे में, यानी कि जिसके बारे में भी लिखना है, जो भी टॉपिक है, जो भी मौजू है, उसके बारे में तुलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे। या फिर सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि तुलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तिबास को नकल करने के लिए कहे। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि तुलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। या फिर ऑप्शन 4 है कि तुलबा से खुश खत लिखने के लिए कहे। सबसे पहली बात, खुश खत की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है कि अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो, खुश खत लिखो। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखने की शुरुआत करने के लिए। आप शुरू कैसे करेंगे लिखना? सबसे पहली बात, लिखना शुरू करने के लिए ऐसा तो नहीं कहेंगे आप बच्चे से कि मतलब कि स्कूल आने से पहले घर से पढ़ के आओ, ये तो नहीं होगा ना। ऑप्शन थर्ड नहीं होगा, ना ही ऑप्शन 4 होगा, ना ही यहाँ पे नकल करने के लिए आप कहेंगे कि भाई ब्लैक बोर्ड से नकल करो। आप तो लिखने की शुरुआत बताना है कि लिखने की शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहले जैसे आपसे हमने कहा कि आपको आज एक एसे लिखना है, माय फ्रेंड पे आपको एक एसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले माइंड में सोचेंगे कि हम इस फ्रेंड के बारे में लिखेंगे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसकी क्या क्या खूबी लिखें, या आप उसके बारे में जो लिखना चाहेंगे पहले आप सोचेंगे माइंड में। जो भी आपके
अंदर ख्यालात आएंगे, फिर आप उसको इकट्ठा करके और उसको फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। यही करेंगे आप लिखने की शुरुआत, यानी कि ऐसे ही तो करेंगे आप लिखने की शुरुआत। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 यही कह रहा है कि मौजू के बारे में तुलबा से गौर फिक्र करने, यानी कि पहले वो बच्चा माइंड में सोचेगा क्या लिखना है, जो भी ख्यालात आएंगे उसको यकजा करेगा और फिर लिखना वो शुरू करेगा। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है, यानी कि एक बच्चा मादरी ज़बान कैसे सीखता है, मदर टंग, ठीक है, मातृभाषा कैसे सीखेगा? क्या सुनकर? पहला ऑप्शन दिया है सुनकर, दूसरा ऑप्शन बोलकर, तीसरा ऑप्शन लिखकर और चौथा ऑप्शन है रस्मी आमूजिशी माहौल में। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये भी लगा देंगे। देखिए रस्मी आमूजिशी माहौल में क्या होता है, हमेशा सेकेंडरी लैंग्वेज सीखी जाती है, यानी कि जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। रस्मी आमूजिशी माहौल में आपका विद्यालय आ जाएगा। आपको वो ज़बान सीखने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी या टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, जैसे कि आप सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको कहा जाएगा 6 महीने का कोर्स है, तो ये एक निश्चित समय दिया गया, आपको ये रूल्स याद करने हैं, इस बुक में लिखे हैं, तो आपको चीज़ें याद करवाई जाएंगी। फिर आपको एक टीचर आपको हेल्प करेगा, तब आपको कहीं सेकेंडरी लैंग्वेज आएगी जो कि रस्मी आमूजिशी माहौल होगा। वो एक रस्मी आमूजिशी माहौल में आप सेकेंडरी लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन जो मादरी ज़बान होती है वो हमेशा गैर रस्मी आमूजिशी माहौल में सीखी जाती है, फितरी तौर पर सीखी जाती है, बच्चा उसे सुनकर सीखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना और सुनना, तीसरा ऑप्शन है बोलना और लिखना। आप बोल करके क्या कर रहे हैं, आप यानी कि इजहार कर रहे हैं, उसी तरह से आप लिख कर भी क्या कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। तो यही क्या है, यही आपकी तख्लीकी महारतों में शुमार हो जाएगा, बोलना और लिखना। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है कि तीसरी जमात के तुलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करोना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दें, तो कुछ काम दें, ठीक है। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा क्या काम दे जिसमें बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों, यानी कि एक्टिविटी पूरे सब लोग शरीक हो जाए, एक ग्रुप वर्क हो जाए। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। आपको ध्यान रखना है, ऐसी आपको एक्टिविटी यानी कि ऐसी सरगर्मी देनी है जिसमें पूरा मतलब कि पूरा उसका क्लास यानी कि एक ग्रुप बन जाए, वो ग्रुप में वर्क कर सकें, ठीक है, पूरा क्लास यानी कि शरीक हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप यहाँ पे लिखा देखिए क्या है, कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि उसे नज़्म के आखिर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके जवाब लिखने के लिए कहा जाए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। यहाँ पे बात कैसी हो गई, ग्रुप की बात हो गई, और आपको ध्यान यही रखना है कि किसमें बच्चे वर्क कर रहे हैं, समूह में। थर्ड देखिए क्या है कि बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। तो कहीं पर भी याद करने की बात है, वैसे भी आपको क्रॉस ही कर देना है, बच्चे को कभी भी कुछ भी याद नहीं कराना है, रोट लर्निंग को नहीं प्रमोट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। तो इसमें बच्चा ग्रुप में नहीं काम करेगा, तो ऐसा आपको काम देना है जिसमें पूरी क्लास शरीक हो जाए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। पूरी क्लास इसमें क्या हो जाएगी, शरीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है ज़बान सीखने के हवाले से। पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं। चॉम्स्की क्या कहते हैं? देखिए चॉम्स्की कहते हैं ज़बान से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड हमेशा चॉम्स्की बोलते हैं। तो चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे सलाहियत लेकर ही पैदा हुए हैं, ठीक है, बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं रखते हैं, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा।
सेकेंड ऑप्शन है कि बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वो ज़बान ही नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। यही चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे में पैदाइशी सलाहियत होती है लैंग्वेज को सीखने की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे अहम क्या है। पहला ऑप्शन है कि TLM क्या होता है, तदरीसी आमोजिशी मवाद, इसका फुल फॉर्म है, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री इसे कह सकते हैं। यानी कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मटेरियल्स हमें हेल्प करते हैं वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि चार्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ठीक है, डस्टर भी आ जाएंगे आपके। ये सभी चीज़ें आपको मदद कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछें कि कौन सबसे अहम है ज़बान सीखने के लिए, क्या सबसे ज़्यादा TLM अहम है। सेकंड ऑप्शन है समाजी तामुल। समाजी मतलब होता है सोशल, तामुल मतलब होता है इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया जिसे बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। और वाइगॉस्की ने इसी की बात की, अगर आपने वाइगॉस्की पढ़ा है तो आपको पता होगा। वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चा ज़बान सबसे ज़्यादा बच्चे को जो मतलब कि ज़बान सीखने में हेल्प करता है वो है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्तों से बोलता है, अपने टीचर से बोलता है, स्कूल आता है, अंकल से बोलता है, तो वो समाज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा उसे, यानी कि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है ज़बान सीखने में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए थर्ड क्या था, किताबें पढ़ना, या फिर ऑप्शन 4 है कि फिल्में या ड्रामे देखना। तो सबसे ज़्यादा अहमियत वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, जिस पर इन्होंने ये यानी कि एक सिद्धांत भी दिया था। वाइगॉस्की का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। आपने देखा है बुक्स में तस्वीरें लगी होती हैं, साइंस की बुक में डायग्राम्स होते हैं, वेल लेबल्ड होते हैं, यानी कि हर के नाम लिखे होते हैं। तो ये जो तस्वीरें होती हैं छोटे छोटे बच्चों की बुक्स में भी होती हैं, जैसे कि पेड़ के पार्ट्स बने हैं, डिज़ाइन बनी है, सोलर सिस्टम पूरा बना हुआ है कि ये प्लानट है, ये मार्स, इस तरह से जो ये जो तस्वीरें होती हैं, तो इसका क्या रोल होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, निसाबी किताब और असबाक यानी कि सबक की जमा। तो निसाबी किताब यानी कि जो सिलेबस में बुक्स चल रही हैं और जो चैप्टर्स है उसमें वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है कि ये एक रुझान है, इस वजह से तस्वीरें होती हैं, ऐसा नहीं है। जो बुक्स में तस्वीरें दी जाती हैं उसका भी मकसद होता है, क्यों दी जाती हैं ये आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से। सेकेंड ऑप्शन है ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है ये जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होता है। देखिए अगर आप इसको समझ गए तो आप आंसर तक पहुंच गए। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है, ये जामिद तसव्वुरात को, जामिद मतलब होता है जिसे आप, जैसे कि सोलर सिस्टम बच्चे को आपको पढ़ाना है, क्या आप उनको प्लैनेट पे लेके समझाएंगे कि ये सोलर सिस्टम होता है और इधर मार्स है, इधर जुपिटर है, इस तरह से समझाएंगे। उसके लिए तो आप तस्वीर बनाएंगे ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो जामिद तसव्वुरात को, जो चीज़ें आप दिखा नहीं सकते हैं, ऐसे तसव्वुरात को समझने में मुआविन यानी कि हेल्पफुल सहायक होती हैं तस्वीरें। इसी के हर चीज़ आप बतानी यानी कि आप सामने ले जाके आप नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि साइंस में आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, तो आप ऐसा तो नहीं बताएंगे कि हम दिखाएं, तो आप हर चीज़ को आप बता नहीं सकते हैं। जो जामिद तसव्वुरात होते हैं उसको समझने में जो तस्वीरें होती हैं वो हमारी मदद करती हैं, इसी वजह से तस्वीरें किताबों में ऐड होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। तुलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए, मुसन्निफ यानी कि राइटर, तुलबा यानी कि एक स्टूडेंट को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तहरीर मतलब होता है लिखने के पहलू पर, लिखने के पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है खुशखत।
अच्छा, आप अगर राइटर बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपको क्या अच्छी, अगर आपने मतलब कि अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे, लेकिन आपने लिखा सब बेकार है, पर आपने लिखा बहुत अच्छे से, यानी कि आपने बिल्कुल भी सफाई से लिखा है और राइटिंग आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने कुछ भी यूज़फुल चीज़ नहीं लिखी है, तो ऐसे कोई अच्छा मुसन्निफ़ नहीं बन पाएगा। एक अच्छा मुसन्निफ़ बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि खुशखती हो। आप तो आजकल तो क्या होता है, आजकल तो टाइपिंग हो रही है, तो खुशखत ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड है कवायद, ऑप्शन थर्ड है तासुर। तासुर मतलब होता है असरदार, यानी कि एक मुसन्निफ़ बनने के लिए आपको इतना बढ़िया लिखना होगा ताकि वो किसी पे असर करे। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा ही सीटेड ने सही माना है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे कवायद भी हो सकता था आंसर, लेकिन सीटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे तासुर है। तासुर मतलब होता है असर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने ये लॉजिक लगाया है कि राइटर जो बनता है, अच्छा राइटर वही होता है जिसको पढ़ के आप एक मोटिवेशन, यानी कि आपको एक मतलब कि बुक पढ़ के आपको अच्छा लगे कि हाँ कुछ यूज़फुल तो उसने लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे तासुर सही होता है, ऑप्शन तीसरा। लफ्ज़ों की तादाद यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया था, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है कि लफ्ज़ों की तादाद अगर बहुत ज़्यादा लिखा है तो वो राइटर सबसे अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4th नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है डिसलेक्सिया। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है? तो डिसलेक्सिया मतलब होता है जो लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि पढ़ने में दुश्वारी, 100 को वॉस पढ़ रहे हैं, इस तरह से जिन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम को ही डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है? पढ़ने की दुश्वारी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, पढ़ने में दुश्वारी। जहनी खराबी नहीं होता है, किरदारी खराबी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? ठीक है, मतन मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो भी लिखा है, जो भी है, वो उसी को मतन कहते हैं। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? पहला है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, यानी कि जो प्रोनंसिएशन है वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शाह को सा बोल रहे हैं, तो शाह है तो आप शाही बोले, उसे सा ना बोलें। तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना ऑप्शन 1 कह रहा है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल। एराब क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता है, तो एराब मतलब होता है ज़ेर ज़बर पेश, ठीक है। ज़ेर ज़बर पेश सही लगे होने चाहिए, उसी सही एराब के साथ आप सही पढ़ें, ये ऑप्शन सेकंड कह रहा है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि मतन के मायने समझें, और ऑप्शन 4 कह रहा है कि तेज़ी, यानी कि तेज़ रफ्तार से पढ़ें, ठीक है, तेज़ी से पढ़ें या तेज़ रफ्तार से पढ़ें। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहमियत क्या होती है? आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसकी मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आपने पढ़ लिया, आपको समझ आया नहीं कुछ, आपने उसकी बढ़िया से रीडिंग कर दी, प्रोनंसिएशन भी बिल्कुल सही है, एराब के साथ भी आपने पढ़ा, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया कि उसकी मीनिंग क्या है। तो जब तक कि आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत क्या रखती है? मायने रखती है, यानी कि जो भी आप पढ़ें, मतन मतलब जो लिखा होता है, ठीक है, मतन के मायने समझना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, दूसरी जमात की उस्ताद निशा तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड क्लास की एक टीचर है निशा, वो तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को, ज़ख़ीरे अल्फाज यानी कि शब्दकोश जिसे वोकैबलरी कहते हैं, ठीक है, तो शब्दकोश को फ़रोग देने यानी कि बढ़ाने पर काफ़ी ज़ोर देती हैं कि बच्चे नए नए अल्फाज सीखें, इस पर वो काफ़ी ज़ोर देती हैं। तो ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होगी? यानी कि सबसे अच्छा यहाँ पे तरीका क्या होगा जिसके ज़रिए बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज को आप बढ़ा सकें, इनकी कौन सी सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी? पहला देखिए क्या है कि तुलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद करें, यानी कि वो चैप्टर पढ़ने से पहले, ऑप्शन 1 तो ये कह रहा है कि नए सबक पढ़ने से पहले वो तमाम नए अल्फाज याद कर लें। कैसे याद कर लेंगे? अगर उन्होंने नया सबक पढ़ा ही नहीं है तो वो याद कैसे कर सकते हैं? एकदम हर चीज़ आप याद नहीं करा देंगे बच्चे को, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पे याद की बात आ रही है, तो कहीं पर भी याद करना हो, रोट लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा हो, तो वो ऑप्शन वैसे ही गलत होता है, तो ऑप्शन 1 ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड क्या है कि तुलबा मौजूद सियाक में, कल मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया था, परसों मैंने सॉल्व कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी ये आए कि आपको सियाक में से अल्फाज के मायने के बारे में कियास करें, सियाक मतलब कि होता है संदर्भ, रेफरेंस, यानी कि तुलबा मौजूद सियाक में नए अल्फाज के मायने के बारे में कियास करें।
ऑप्शन थर्ड देखिए क्या है, तुलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखें। तो बच्चा हर वक्त सेकेंड क्लास का बच्चा है, उसे लुगत देखना ही नहीं आएगी, ठीक है, इस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर क्या है, तुलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशान ज़द करे। निशान ज़द मतलब होता है कि जो जो नए नए अल्फाज आ रहे हैं पढ़ने में वो उससे लाइन करे, अंडरलाइन कर दे, ठीक है, निशान ज़द करे और फिर उसके मायने याद करे, उसके मायने फिर वो याद करे, ये मेथड। तो ये सभी मेथड आपके सेकेंडरी होगा, लेकिन सबसे सही मेथड यहाँ पे है ऑप्शन सेकेंड, जिसमें कहा जा रहा है कि तुलबा मौजूद सियाक में नए अल्फाज के बारे में मायने कियास करें। ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी ये आए कि आप सियाक में नए अल्फाज के मायने के बारे में कियास करें, आपको वही ऑप्शन टिक करना है, यानी कि संदर्भ से वो रिलेट करके उसकी मीनिंग को समझे, रेफरेंस से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। दूसरी जमात का उस्ताद तुलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंड क्लास का एक टीचर है, वो बच्चे को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉपर एक्शन के साथ, यानी कि हरकत व सकनात मतलब होता है प्रॉपर एक्शन के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है, ठीक है। तो पूरी कहानी सुनाने के बाद, यानी कि पूरी उसने कहानी सुना ली प्रॉपर एक्शन के साथ, उसके बाद वो कुछ तुलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। फिर वो कुछ तुलबा को उठाएगा और कहेगा जो मैंने कहानी तुम्हें सुनाई है, अब तुम उसे अपने अल्फाज में उसे बयान करो। तो ऐसा करके वो जानने की कोशिश करता है। वो ऐसा करके क्या जानने की कोशिश कर रहा है? पहला है सुनने की सलाहियत, सेकंड है बोलने की सलाहियत, थर्ड है पढ़ने की सलाहियत और ऑप्शन फोर है लिखने की सलाहियत। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है, ना लिखवा रहे हैं टीचर, तो लिखने की सलाहियत हो ही नहीं सकती है। ऑप्शन थर्ड भी नहीं है पढ़ने की सलाहियत। यहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, कुछ बोलेंगे बोलने की सलाहियत चेक कर रहे हैं, तो कुछ बोलेंगे कि सुनने की सलाहियत यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीटेड ने माना है वो आपका सुनने की सलाहियत को सही माना है कि अगर बच्चे ने सुना ही नहीं होगा तो वो बोलेगा कैसा। तो वो ये टीचर यहाँ पे देख रहा है कि बच्चे ने कितना सुना, मुझे प्रॉपर तरीके से क्या सुना, तो सुनने की सलाहियत को वो जांच रहा है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सुनने की सलाहियत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। क्लासरूम में जो दीवारें होती हैं उस पे जो पिक्चर्स लगी होती हैं, इनका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, क्लासरूम की दीवारें रंगीन है, मतलब रंगीन हो, रंग बिरंगी हो, क्या ये मतलब होता है? नहीं, ऑप्शन वन नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड है पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। थर्ड है हुरूफ तहजी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। क्या केवल हुरूफ तहजी के बड़े बड़े चार्ट ही चिपके होते हैं? नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के भी चीज़ें उसमें यानी कि क्लासरूम में चिपकी होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर क्या है, मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वजाहती तस्वीर के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। केवल यहाँ पे नज़मों की बात कर दी गई है, मुख्तलिफ नज़मों को, केवल नज़मों को नहीं, बाकी अलग अलग साइंस से रिलेटेड, मैथ्स के चार्ट, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड चिपके होते हैं। तो केवल नज़में या मुख्तलिफ नज़मों को ही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे कहने कि पढ़ाए जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनसे रिलेटेड तस्वीरें चिपकी होती हैं क्लासरूम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। तो ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो भी उर्दू पढ़ रहे हों, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ।